तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो यार जैसा कि 29 फरवरी मैथ्स की पेपर की तैयारी हम लोग बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने बहुत मस्त सवालों को सॉल्व किया है। आज की वीडियो पे हम टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि पेपर में बार बार हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी इन क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेज रहेंगे। तो देखो यार, जिनको मैथ में 100 में 100 चाहिए उनको तैयारी तो यार तगड़ी करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले वर्षों के पेपर है उन 15 क्वेश्चंस को जिनके पेपर में आने की भी चांसेज है, तो उन क्वेश्चंस को आज की वीडियो पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यार भाई आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और हमारे साथ मस्त तरीके से सॉल्व करते चलना। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चंस को शुरू करते, एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। तो अब एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो, ए और बी दो ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 तथा पी बी इक्वल टू पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए जहां घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। जहां ये घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये 2 या 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और इस बार भी आने की पूरे चांसेज है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पे दिया हो सबसे पहले सॉल्व करने पे आपको वो नोट कर लेना है। जैसे आपको दिया है पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 और पी बी इक्वल टू पी, इतनी वैल्यू आपको दी गई है और आपको पी का मान निकालना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, आपसे कहा गया पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5, पी बी इक्वल टू पी, पी का मान ज्ञात कीजिए। और एक चीज़ आगे कहा गया कि जहां ए और बी घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है। ए और बी दोनों घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी। जब अपवर्जी घटनाएं होती है, देखो यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि ए और बी परस्पर क्या है, अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो आपको अपवर्जी घटनाओं का पता होना चाहिए, अपवर्जी घटनाएं होती तो क्या होता है, ठीक है। जिसको पता है यार कमेंट करके बता भी सकते हो, ठीक है, कि अगर अपवर्जी घटनाएं होती तो उसके लिए क्या होता है। तो परस्पर, ठीक है, चूंकि ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। और जब अपवर्जी घटनाएं होती हैं तब कंडीशन क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है 0। ये सबको पता होगा, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाती है, 0, ठीक है। पता है ना सबको। तो बस अब आपको इतना पता चल जाएगा इससे कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब आपको पी का मान निकालना है। कैसे निकालना है समझना है। यहाँ पे देखो, आप बात करें, अगर यहाँ पे आपको पी ए की वैल्यू दी गई, पी ए यूनियन बी की दी गई और पी बी की दी गई, तो यहाँ पर से फॉर्मूला लगा दो, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू दी हैं, आप यहाँ पे नोट करते जाओ। पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5, नोट करो 3/5, इक्वल टू पी ए की वैल्यू है 1/2, 1/2 लिख दो, प्लस पी बी की वैल्यू है पी लिख दो, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते 0, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो ये 1/2 प्लस का इधर ले लो, माइनस का हो जाएगा, तो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी, और 0 से कोई भी मतलब नहीं। अब आगे सॉल्व कर लो, वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर से पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3/5 माइनस 1/2, 3/5 माइनस 1/2। आप कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम आ जाएगा। 5 दूना 10, 2 तिया 6 माइनस 2 पंचे 10 और 5 का 1 गुणा 5। तो आप सॉल्व करोगे, 6 से 5 जाएगा 1/10 आ जाएगा पी का मान। तो देख सकते हो एकदम आसान सा क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था, आप खुद देख सकते हो क्वेश्चन। आपसे यार क्वेश्चन पे कुछ नहीं कहा गया था, आपसे कहा गया था कि ए और बी दो ऐसी घटनाएं दी गई है जहाँ पी ए इक्वल टू 1/2
2 पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 तथा पी बी इक्वल टू पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए जहाँ घटनाएं परस्पर अपवर्ती है। तो हमने ये सारी वैल्यू नोट कर ली। पी का मान निकालना है, आपसे कहा गया ए और बी परस्पर अपवर्ती घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला लगाया। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सारी वैल्यू रखो, पी की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो देख सकते हो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और मस्त तरीके से आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नोट करते चलना और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो आंसर आए, अगर सही आंसर आ रहा है तो आप भी मिलाते चलना, आपका क्या रहा है हमारा क्या रहा है कमेंट करते चलना, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हो क्वेश्चन पढ़ लो कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप द्वारा दी गई है। आपको उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो संलग्न भुजाएं एक ये और एक ये दी गई है। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, जिसको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस किए वो तो इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेगा, और जिनको नहीं आता तो वो यहाँ पे समझ लो क्या फॉर्मूला होता है, कैसे लगेगा, ठीक है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाले या त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले, ये सदिश बीजगणित से बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते, सिंपल यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखो कहा गया उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे पहले क्या क्या दिया गया, संलग्न भुजाएं ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू दिया गया है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वैल्यू आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर की दी गई है। आप पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है भैया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो, जब दो संलग्न भुजाएं दी हो और आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, जब दो संलग्न भुजाएं मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस टाइप से दी हो और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब दो संलग्न भुजाएं दी जाए वेक्टर फॉर्म में या सदिश फॉर्म में, जैसे देख सकते हो ए वेक्टर ये दिया गया, बी वेक्टर ये दिया गया, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। आपको सिंपल इसकी वैल्यू निकाल लेनी, जो वैल्यू इसकी आएगी वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो चलो आपको निकाल के दिखाते हैं। सिंपल ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, पहले हम क्या करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, फिर उसका मॉड कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ से निकालते ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे पहले आई कैप जे कैप के कैप है, तो इससे पहले लिख लो आई कैप जे कैप के कैप, ये नोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, आई कैप जे कैप के कैप जैसा था वैसे नोट किया। आप देखो, जो ऊपर इस पे है ए वेक्टर वाले पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे है 4 तो 4 लिख लो, 3 1 4। यहाँ पे अगर बात के नीचे वाले पे यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1 माना जाएगा, 1 लिख लो। यहाँ पे कुछ नहीं लगा 1 माना जाएगा, लेकिन कैसा माइनस का, तो माइनस का 1 लिख लो। यहाँ कुछ नहीं लगा तो प्लस का 1, ठीक है। देख सकते हो कैसे किया, सिंपल भैया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आपको निकालना, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो दो सदिशों का, तो आपको पहले आई कैप जे कैप और के कैप रख देना है। फिर जैसे 3 यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे 4 तो 3 1 4, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1, मतलब किसी का गुणा नहीं तो 1 ही का गुणा होगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 यहाँ का 1, ठीक है। इतने तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सदिश इसका निकाल लेना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब तो सॉल्व कर लोगे, आसान है। देखो कैसे, यहाँ पर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, देखो इसी आपको पहली रो से इसे सॉल्व कर लेना है, सारणिक जैसे सॉल्व होता है। इसे पहले लिखो आई कैप, जब आप ये वाला लोगे, ठीक है, जब ये वाला लोगे तो इसको और इसको छोड़ देना, बचेगा क्या 1 4 -1 1, ऐसे 1 4 -1 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब जे कैप आएगा, बीच वाला है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस का जे कैप। फिर यहाँ पे इसको, इस वाले कॉलम को और इस वाली पंक्ति को छोड़ना है तो 3 1 4 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको, 3 1 4 1। फिर यहाँ पे इसका लेंगे तो प्लस का के कैप, और फिर इस वाले कॉलम और इस वाली आपको रो को छोड़ देना है 3 1 1 -1, ठीक है। 3 1 1 -1, इतने तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जैसे हमने किया है, ठीक है। इसको सॉल्व किया सिंपल, तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इक्वल टू यहाँ से आई कैप, तो आई कैप लिख दिया। यहाँ पे देखो अब इसे सॉल्व करो, 1 का गुणा 1 से 1, फिर माइनस लगेगा, -1 का गुणा 4 से -4। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या किया भैया, सिंपल 1 का गुणा 1 से तो 1 आएगा, फिर -1 का 4 से गुणा -4 और बीच में भी माइनस लगेगा। फिर यहाँ पे माइनस जे कैप है तो जे कैप लगा लो। फिर यहाँ पे 3 का 1 से गुणा 3, फिर माइनस का चिन्ह, 1 का 4 से गुणा 4, फिर प्लस का के कैप तो के कैप लिख दो। फिर 3 का -1 से गुणा -3, फिर बीच में माइनस लगाओ, 1 का 1 से गुणा 1। देख लो कैसे हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप उसी तरह से आया, 1 का 1 से गुणा 1, फिर माइनस बीच में लगेगा, फिर -1 का 4 से गुणा -4, फिर माइनस जे कैप 3 का 1 से गुणा 3, फिर माइनस बीच में लगेगा, 1 का 4 से गुणा 4, प्लस के कैप 3 का -1 से -3 और -1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते इसे। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे देखो अगर बात करें, देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 है, फिर माइनस है, फिर क्वेश्चन में -4 लिखा गया है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखो, ये बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है क्वेश्चन के, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस हो जाएगा तो 1 से 4 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 आई कैप। यहाँ पे सबको समझना है कैसे हमने किया। देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो 1 को 4 से जोड़ दिया, 5 आई कैप। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 को 4 से घटाएंगे, लेकिन माइनस का है, 3 को -4 से घटाएंगे तो -1 और -1 का गुणा माइनस जे कैप से तो प्लस का जे कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का जे कैप। फिर यहाँ पे देखो -3 और -1 मिला के -4 और इस के कैप से गुणा तो -4 के कैप। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, सिंपल यहाँ पे जुड़ गया तो 5 आई कैप, यहाँ पे 3 से -4 गया -1 और -1 का जे से गुणा प्लस का जे कैप, -3 और -1 का -4 हुआ, -4 का के कैप से -4 के कैप। आप देखो ये आ गई वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, ये वैल्यू किसकी आई है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। अभी आपको क्या निकालना है, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो ध्यान से, अभी आपने निकाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप मॉड निकाल लो इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो वही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो निकालते हैं, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ये आ गया मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ये आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, सिंपल देखो यहाँ पे आपको अंडर रूट लगाना है, इस टाइप से जब मॉड निकाला जाता है, इस टाइप से परिमाण निकाला जाता है तो अंडर रूट लगा देना है, और इसकी जो घात, इसके साथ जो गुणांक लगे जैसे 5 तो 5 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस लगाओ, फिर -4 है तो -4 का स्क्वायर करना है। देख लो ध्यान से क्या किया, सिंपल यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो इसके गुणा पे है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर प्लस लगा और फिर -4 का स्क्वायर। अब इसे जोड़ देते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का 16, तो यहाँ से जोड़ दो तो 25 16 और 1 25 है 31 10 41 1 42, तो अंडर रूट 42 आ जाएगा। अंडर रूट 42 जो आया ये आई वैल्यू किसकी, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, अर्थात यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अंडर रूट 42, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको निकालना था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपका जो अंडर रूट 42 आएगा यही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा और यही आंसर होगा। देख सकते हो कैसे हुआ है क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल आपको 2 संलग्न भुजाएं दी गई थी, ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश के फॉर्म में। आपसे कह रहा था समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब सदिश के फॉर्म में इस टाइप से संलग्न भुजाएं दी जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको इस टाइप से पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, फिर उसका मॉड कर देना है, रूट 42 आ जाएगा, यही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मस्त तरीके से आप देख सकते हो खुद। ठीक है, तो एक इसी तरह के यार मस्त मस्त क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आ सके। ठीक है, आप बहुत कम टाइम है 29 फरवरी को, तो आप मस्त ही मस्त क्वेश्चन देखने। ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो क्योंकि उनकी तैयारी भी मस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो भैया जो अगला क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ सकते हो। यदि e की पावर y 1 + x = 1 तो दिखाइए कि d² y/dx² = dy/dx का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन है e की पावर y 1 + x = 1,
इसको आपको इसके इक्वल सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध होगा? आप यहाँ पे देख रहे हो dy बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। मतलब आपको एक बार पहले अवकलन करना है, फिर दोबारा अवकलन करना है, तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप लिखना चाहो हिंदी पे तो लिख सकते हो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आप अवकलन करते हैं, देखो यहाँ पे इसे फर्स्ट मानो, इसे मानो सेकंड। ठीक है, जब मतलब दो होते जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, और फिर क्या होता है प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। ऐसे देखो, जैसे ये है आपका, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे मान लिया सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट अर्थात ई की पावर वाई, फिर डी बाई डी एक्स, ये कोष्ट वाला 1 प्लस एक्स, फिर प्लस लगाया, इस सेकेंड वाले को बाहर रख लो इस बार, फिर डी बाई डी एक्स, अब की बार फर्स्ट वाले को रख दो इधर, ई वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। देख लो ध्यान से, हमने क्या किया है, आपका दोनों पक्षों में अवकलन किया, जिससे यहाँ पे ई की पावर वाई को एक बार बाहर रखा और डी बाई डी एक्स अर्थात अवकलन किसका किया, 1 प्लस एक्स का, फिर एक बार 1 प्लस एक्स को बाहर रखा और अवकलन किसका किया, ई की पावर वाई का, और उधर डी बाई डी एक्स 1 का। ठीक है, आप सॉल्व करो, ई की पावर वाई उसी तरह से रहेगा। आप देखो डी बाई डी एक्स 1 का, अगर 1 का अवकलन करते हो तो 0 आएगा, प्लस अगर एक्स का अवकलन करते हो तो 1 आएगा। ध्यान से देख लो कैसे किया है, सिंपल डी बाई डी एक्स जब 1 का करोगे तो 1 क्या है कांस्टेंट, तो अवकलन इसका 0 आ जाएगा, और x का क्या अवकलन होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस लगाओ 1 प्लस एक्स। आप देखो आपको अवकलन करना है डी बाई डी एक्स ई की पावर वाई का, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का। क्या फॉर्मूला होता है, ई की पावर एक्स। ठीक है, तो जब ई की पावर वाई होगा तो क्या हो जाएगा उसका, ई की पावर वाई। ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, देखो आप अवकलन कर रहे हो एक्स के सापेक्ष और इसकी पावर में है वाई, तो जब पावर में वाई होगा तो इसकी पावर का एक बार फिर से अवकलन होगा, जिससे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये y, और इक्वल टू इसका जब अवकलन करोगे 1 का तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे समझ लो क्या किया है, सिंपल आपको पहले ई की पावर वाई वैसे ही रखना है, 1 का अवकलन 0 प्लस एक्स का अवकलन 1, प्लस लगाया 1 प्लस एक्स, उसी तरह से ई की पावर वाई का करना है, तो ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, लेकिन यहाँ पे आप कर रहे हो एक्स के सापेक्ष है ऊपर वाई, तो इस वाई का आप एक बार फिर से अवकलन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो अब बराबर का चिन्ह लगा और उधर वाले का करोगे तो 1 है, 1 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। अब आगे देखो, आप यहाँ पे ई की पावर वाई का 0 से गुणा होगा 0 आएगा, और ई की पावर 1 वाई का 1 से गुणा होगा तो ई की पावर वाई, यहाँ से देख लो ई की पावर वाई का 1 से गुणा तो 1 ई की पावर वाई। ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर वाई। ठीक है, ई की पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व किया जाए इसे, तो देखो ये जो ई की पावर वाई है इसे भेज दो उधर, ये जो ई की पावर वाई द प्लस का इसे भेज देते उधर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का ई की पावर वाई। देख लो ध्यान से, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्या है यहाँ पे, ई की पावर वाई जैसे ये वाला पद हमने यहीं पे रख लिया है, देख लो 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो इधर प्लस का उधर भेज दिया माइनस हो गया। आप देखो इधर भी ई की पावर वाई इधर भी ई की पावर वाई, दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1। देख लो ध्यान से, ई की पावर वाई इधर भी था, दोनों कैंसिल हो गए, बचा 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इधर बचा -1। अब यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये -1 है, ये इधर गुणे में इधर चला जाएगा भाग में, तो -1 बटे में 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, देख लो सब लोग क्या वैल्यू आई है, देख लो डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर गुणे में था उधर चला गया भाग में, तो -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आप देखो आगे सॉल्व करते इसे, इतने तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या बताया हमने, इतने तक सबको समझ में आया होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप देखो दिमाग लगाओ कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ठीक है, आप जो वैल्यू आई इसे इधर लिख लेते हैं, देखो इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये -1 है, -1 को वैसे ही रखो, अब ये जो 1 प्लस एक्स नीचे इसे ऊपर ले लो, देखो ये जो 1 प्लस एक्स को ऐसे कोष्ठ में बंद करो, तो अगर माने तो इसकी घात 1 होगी अभी नीचे, अब इसे ऊपर ले जाओगे तो इसकी घात माइनस क्या हो जाएगी, माइनस का। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर -1,
देख लो, सबको समझ में आना चाहिए। देखो क्या हुआ है, dy बाई डी एक्स उसी तरह से, -1 उसी तरह से। अब ये जो 1 + x की पावर 1 नीचे है, इसे अगर ऊपर ले जाओगे तो 1 + x की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे समझ लो क्या किया हमने, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 + x की पावर -1। अब इसका दोबारा अवकलन करना होगा क्योंकि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सॉरी इसकी d²y/dx² की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएशन करो। हिंदी पे लिखना चाहो तो पुनः अवकलन करने पर या अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात दोबारा आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, दोबारा अवकलन करोगे तो आपकी dy बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, d²y/dx² इक्वल टू माइनस बाहर ले लो d बाई डी एक्स 1 + x की पावर -1 का अवकलन करना है, ठीक है। देख लो d²y/dx² हो गया क्योंकि दोबारा अवकलन करो dy बाई डी एक्स का, और इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया d बाई डी एक्स 1 + x की पावर -1 का। करो अवकलन, यहाँ से हो जाएगा d²y/dx² इक्वल टू माइनस ये आया। अब इसका अवकलन करना है, इसकी पावर में क्या है -1, तो फॉर्मूला पढ़ा ना x की पावर n का, nx की पावर n-1, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस ये पहले से ही है। अब यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका अवकलन करोगे तो 1 + x और इसकी पावर -1 और -1, ठीक है। देख लो ध्यान से, सबको समझ में आना चाहिए क्या किया है। सबसे पहले ये तो माइनस से अभी कोई मतलब नहीं है, माइनस पहले से है। आप देखो जैसे आपको 1 + x की पावर -1 का अवकलन करना है तो सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ा x की पावर n के अवकलन का, nx की पावर n-1 पढ़ा है ना सबने। तो यहाँ पे जब इसकी n की जगह क्या है -1 तो -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 + x आ जाएगा, फिर जब n-1 होता है तो n की जगह -1 तो -1 और -1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो वही चीज़ वहाँ पे की है। आप देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो d²y/dx² माइनस हो गया प्लस का बचा 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। या ऐसे लिखा रहने तो देखो माइनस प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे 1 + x है। और एक चीज़ अभी और देखो, एक चीज़ और देखो, माइनस तो ये पहले से था, इसका अवकलन किया तो क्या आया -1 और 1 + x की पावर -1, लेकिन ये हमने x मान के किया, इसे x मान के किया, तो एक बार इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा d बाई डी एक्स 1 + x, ठीक है। एक बार इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा 1 + x का। आप सॉल्व करो तो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1, और ये कितना आ जाएगा 1 + x और इसकी -1 और -1 मिला के -2। अब इसका अवकलन करोगे d बाई डी एक्स 1 का तो आएगा 0 प्लस d बाई डी एक्स x का अवकलन करोगे तो आएगा 1, ठीक है। देख लो एकदम आसान है यार, समझते चलो, ठीक है। तो माइनस +1 हुआ, यहाँ पे 1 + x की पावर -2, यहाँ पे देखोगे तो d बाई डी एक्स 1 का अवकलन 0 प्लस x का अवकलन 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो तो d²y/dx² इक्वल टू ये 0 + 1 अर्थात 1 ही तो है, ठीक है। तो 1 का गुणा सब में हो जाएगा तो 1 + x की पावर -2 बचेगा। देख लो ध्यान से, ये भी 1 है, 0 + 1 करोगे 1 ही आएगा, तो बचेगा क्या 1 + x की पावर -2। अब इसे कहाँ पे सॉल्व कर दे, यहाँ पे सॉल्व कर देते छोटा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, समझ लेना आप लोग, ये जो d²y/dx² है, इसकी जगह ये आया, देखो -2 है ना, तो इसे नीचे ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1/1 + x की पावर 2। देख लो जैसे यहाँ पे प्लस का 1 था, नीचे ऊपर ले गए थे -1 हो गया था, वैसे ही अगर ऊपर -2 है तो नीचे ले जाओगे तो प्लस का 2, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। d²y/dx² की 1/1 + x का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखो ये जो dy बाई डी एक्स है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दें, dy बाई डी एक्स का अगर भैया आप लोग स्क्वायर करोगे dy बाई डी एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो है माइनस, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + x का स्क्वायर। ध्यान से देख लो, सबको समझ में आना चाहिए क्या किया हमने यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये था dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बटे में 1 + x की पावर 1। अगर आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 + x का स्क्वायर करोगे तो 1 + x स्क्वायर। अर्थात जहाँ पे ये वैल्यू होगी 1/1 + x का होल स्क्वायर, उसकी जगह आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे 1/1 + x का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते क्या dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से हो जाएगा d²y/dx² इक्वल टू, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपको सिद्ध करना था,
इंग्लिश पे लिखना चाहो तो हैंस प्रूव्ड लिख दो, हैंस प्रूव्ड, या हिंदी वाले हो तो हिंदी पे लिखना चाहो इति सिद्धम लिख सकते हो, या हैंस प्रूव्ड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना था, मस्त क्वेश्चन था, एकदम मस्त तरीके से। देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आते, इसी टाइप के आते और पेपर में फंसा देते, ठीक है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन था, अवकलन किया, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकला, फिर इसका स्क्वायर किया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किया, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो सिद्ध किया तो इसका स्क्वायर हो गया, ये आया। फिर एक बार दोबारा अवकलन किया, क्योंकि हमें दूसरे फॉर्म में चाहिए, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोबारा अवकलन किया तो ये वैल्यू आई, फिर इसे इधर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। अब इसकी जगह होता है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर से, तो इसकी जगह हमने रख दिया, यही सिद्ध करना था, आसानी से सॉल्व हो गया। तो आशा करते ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो अब आप लोग इसको भी नोट कर लो, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समुच्चय n में r बराबर a कामा b इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए, 2 कामा 4 बिलोंग्स टू r, 3 कामा 8 बिलोंग्स टू r, 6 कामा 8 बिलोंग्स टू r, या 8 कामा 7 बिलोंग्स टू r। तो आपको ये बताना है। देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एकदम मस्त क्वेश्चन होता है और आसानी से कर भी सकते हो। क्या कह रहा है, सिंपल ये आपको दिया गया, a कामा b जो है, a कामा b जो है इस प्रकार है कि a बराबर है b माइनस 2 के और b जो है 6 से ज़्यादा है। बस इसी से आपको सॉल्व करके इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। देखो आपको बताया गया a कामा b इस प्रकार है कि a जो है b माइनस 2 के इक्वल है और b जो है 6 से ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो b जिसमें 6 से ज़्यादा होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। देखो a कामा b, तो इसमें ये b है, ये b है, ये b है, ये b, तो 6 से ज़्यादा होना चाहिए b। इसमें देखें 6 से ज़्यादा 7 है, सही है। इसमें 6 से ज़्यादा 8 है, सही है। इसमें 6 से ज़्यादा 8 सही है। इसमें 6 से कम है 4, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको कहा गया 6 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन में 6 से कम है, क्योंकि देख सकते हो बी ये है, यहाँ पे 4, तो ये 6 से कम, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर कहा गया आपको बताना है a बराबर b माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए, a जो b माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। तो चलो अब सब ऑप्शन में चेक करते हैं। ये जैसे 3 कामा 8 अगर हम ले, 3 कामा 8, ठीक है, तो यहाँ पे a है 3, b है 8, तो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 3 रखें, b की वैल्यू 8 रखें यहाँ इस वाले पे, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, a की जगह 3 रखा, b की जगह 8 रखा, तो 3 इक्वल टू 8 माइनस 2, यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 इक्वल टू 6। तो क्या 3 इक्वल टू 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। जब 3 इक्वल टू 6 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन चेक करो, 6 कामा 8 बिलोंग्स टू r, अर्थात a बराबर 6, यहाँ से a बराबर 6 और b बराबर 8। कैसे? क्योंकि a कामा b है, वैसे ही 6 कामा 8 है, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ पे भी चेक करो, a इक्वल टू b माइनस 2 से, a इक्वल टू b माइनस 2 से, तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6 इक्वल टू आ जाएगा 6, अर्थात ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है भैया, ठीक है। आपको क्या करना है, चेक कर लेना। देखो जैसे ये है a कामा b इस प्रकार की, a इक्वल टू b माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6, मतलब b 6 से ज़्यादा होना चाहिए और a की वैल्यू रखो यहाँ पे और b की वैल्यू रखो। अगर b से 2 घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने देखा a 6 है, b है 8, यहाँ पे वैल्यू सारी रखी तो दोनों तरफ बराबर आया, अर्थात ये ऑप्शन सही है। अगर चौथे पे चेक करते हैं आप, यहाँ पे a बराबर 8 है, b बराबर 7 है, तो a बराबर b माइनस 2 करते तो 8 बराबर 7 माइनस 2, अर्थात 8 बराबर आता 5, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एकदम रॉन्ग हो जाता। तो मेन ऑप्शन ये वाला है तीसरा, 6 कामा 8 बिलोंग्स टू r। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको समझने कैसे हमने किया। सिंपल ये दिया था और इस टाइप से सॉल्व करके मतलब ऑप्शन में चेक करो। सबसे पहले तो ये चेक करो b 6 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद a जो होना चाहिए b माइनस 2 के होना चाहिए। यहाँ पे a देखा 3 रखा और 8 माइनस 2 किया तो 3 इक्वल टू आया 6, तो ये हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे रखा a की जगह 6, b की जगह 8, तो ये रखा, ये हो जाएगा, तो बस सही है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन करना था, इसका ऑप्शन तीसरा नंबर सही है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए करा रहे हैं आपको, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, समाकलन है x e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको समाकलन क्या करना है, x e की पावर x dx का मान ज्ञात करना है। तो सब लोग ज्ञात करो, जल्दी बताओ क्या आएगा। तो देखो जब इस टाइप से होता है x e की पावर x, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन, एक मतलब जो है आपका, इसे आप क्या मान लो, फर्स्ट मान लो और दूसरे को सेकेंड मान लो, ठीक है। पहले को पहला फलन मान लो, दूसरे को सेकेंड, ठीक है। आप इसे सॉल्व
सॉल्व करो। तो फार्मूला सबको पता होना चाहिए। फार्मूला मान लो इस टाइप से होता है, जैसे इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर आपको समाकलन करना है तो उसका फार्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड का dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx और यहाँ पे बाहर लग जाता है dx। ये फार्मूला होता है, सबको याद होना चाहिए। समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू फर्स्ट और इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन फर्स्ट समाकलन सेकेंड dx माइनस d बाई डी एक्स फर्स्ट समाकलन सेकेंड dx और बाहर फिर से dx। ठीक है, देखो यही फार्मूला लगाते हैं और आपको सॉल्व करके पूरा दिखाते हैं। समाकलन x e की पावर x dx इक्वल टू, यहीं से सॉल्व करो, इसे मानो फर्स्ट इसे मानो सेकेंड, ये वाला फार्मूला यूज कर लो। बाहर फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट है x, फिर समाकलन सेकेंड है तो सेकेंड की जगह e की पावर x dx, फिर माइनस लगाओ, फिर समाकलन का चिन्ह d बाई डी एक्स, फर्स्ट की जगह फर्स्ट रखो x, फिर समाकलन का चिन्ह सेकेंड dx, सेकेंड की जगह ex, e की पावर x है, फिर dx लगाओ और फिर कोष्टक इस टाइप से लगाओ और बाहर रख दो dx। ठीक है, देख सकते हो यही फार्मूला हमने यूज किया है। आगे सॉल्व करते हैं x इंटू, देखो e की पावर x का समाकलन का सूत्र सबको याद होना चाहिए। e की पावर x का अगर समाकलन करना है तो उसका e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस, आप देखो d बाई डी एक्स x, अगर आप x का अवकलन करते हो तो क्या आएगा 1 आएगा। देख सकते हो d बाई डी एक्स x का अवकलन करोगे 1 आएगा इंटू समाकलन e की पावर x dx का, समाकलन e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x रख दो और बाहर वाला dx। देख सकते हो कैसे किया, x वैसे ही है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस d बाई डी एक्स का अवकलन किया 1 और e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx। अब सॉल्व कर लो तो x e की पावर x माइनस समाकलन e की पावर x 1 इंटू ई की पावर x है तो सिंपल वही आएगा e की पावर x, तो समाकलन e की पावर x का कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस c, ये आ जाएगा आपका। अब अगर बात करें यहाँ पर से, आप अगर e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x अगर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 और यही हो जाएगा इसका अवकलन। देख सकते हो जिस ऑप्शन में हो आप चिन्ह लगा दो, e की पावर x x माइनस 1, ये तीसरा नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है एकदम। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देख सकते हो e की पावर x x माइनस 1, सिंपल क्या किया है, यहाँ पे e की पावर x था, यहाँ पे भी था तो कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 1, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सब लोग झूम जाते हैं। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आएगा तो कर भी लोगे आप। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन लिए सभी मस्त हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इन क्वेश्चन को भी नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो भैया जो अगले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। देख सकते हो, छठवां प्रश्न पढ़ो, अवकल समीकरण। यहाँ पे आपको एक अवकल समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि क्या होगी, कोटि बतानी। ठीक है, ऑप्शन है 2, 1, 0 या परिभाषित नहीं है। तो देखो एक चीज़ जान लो, कोटि और घात पूछने वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपको एक अवकल समीकरण दिया जाएगा, उसमें आपको घात और कोटि बतानी होगी। तो देखो कोटि कैसे बताई जाती है, सिंपल सा तरीका समझ लो, एकदम आसान सा क्वेश्चन, आप टिक लगा के मस्त चले आओगे। देखो सिंपल, सबसे पहले कोटि आपने देखा, आपके मतलब जो आपके डेरिवेटिव होते जैसे dy बाई डी एक्स होता है, अगर इस टाइप से आपको दिखता है, और एक दिख सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस टाइप से दिखता है ना आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अवकल समीकरण दिया जाए उसमें सबसे ज़्यादा घात वाला डेरिवेटिव ढूंढ लो। मतलब जिसपे जैसे dy बाई डी एक्स मतलब 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाला ढूंढ लो सबसे पहले। ये बात करें 1 का, ये है 2 का, तो सबसे ज़्यादा वाला कौन है, 2 वाला। तो जो 2 वाला जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वही उसकी कोटि कहलाएगी। मतलब 2, ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है 2, मतलब सबसे ज़्यादा वाला जो डेरिवेटिव होगा वही आपकी कोटि होगी। तो यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो कोटि हो जाएगी 2, कोटि क्या हो जाएगी 2। और बात करें इसकी घात की, इस अवकल समीकरण की घात बताओ, तो सबसे पहले जैसे आपने सबसे ज़्यादा कोटि वाला ढूंढा कि मतलब 2 है इसका, तो आपने 2 लिख दिया। यहाँ पे ये वाला नहीं लिख देना, जैसे इसकी पावर 1 है इसको नहीं लिखना, जो ज़्यादा हो, इसकी पावर 1 था इसकी पावर 2, तो इसकी पावर वाला लिखोगे 2, ये कोटि हो जाएगी। घात की बात करें तो जो ये आपका सबसे ज़्यादा वाला डेरिवेटिव, इसकी पावर जितना होगा वो घात कहलाएगा। इसकी पावर में 1 है मान लो, कुछ तो लगा नहीं तो 1 ही माना जाएगा, तो घात हो जाएगी 1। ठीक है, अभी आपको और एग्जांपल से समझाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वाला 2 हुआ और घात हो गई 1। अब मान लो आपको हम दे दे डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy अपॉन डी एक्स
माइनस वाई इक्वल टू 0, इसकी कोटि बताओ, इसकी कोटि बताओ और घात बताओ। तो कैसे आप बताओगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये ढूंढोगे, जैसे इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 2, इसकी ऑर्डर 3, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला ढूंढो। इस पर कुछ नहीं लगा तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, ये हुआ, और इसकी पावर कितनी 3 है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3। और घात की बात करें तो इसकी घात में जो होगा, इसकी घात में तो कुछ है नहीं, तो घात क्या हो जाएगी 1, घात हो जाएगी 1। और कहीं भैया देख लो, एक चीज़ और समझ लो, यहीं पे एक चीज़ और समझ लो, मान लो इसकी पावर होती यहाँ पे 2, तो आप क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा घात मतलब सबसे ज़्यादा कोटि वाला ये है, तो 3 कोटि हो जाती है इसकी, और घात इसकी कितनी है 2, तो इसकी घात हो जाती है 2। इस टाइप से आपको समझते चलना है, ठीक है। तो ये वाला आपका कोटि और घात वाला बहुत आता है क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इसीलिए आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया कि एग्जाम में आता है हर साल, ठीक है। तो आपने इसकी कोटि कितनी निकाली 2, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आर्डर वाला डेरिवेटिव ये था 2 वाला, तो इसकी कोटि हो गई 2, और इसकी घात पूछता तो घात होती 1, ठीक है। समझ में आया इतना, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों सदिश जो है भैया आपस में लंब है, तो आपको लैम्डा, ये जो बीच में लैम्डा लगा, इसका मान बताना है। तो देखो, जब दो सदिश आपस में लंब होते हैं, देखो पहले सबसे पहले बात करें, मान लो इस सदिश को हम ए वेक्टर नाम दे दें, ध्यान से समझना, इसको ए वेक्टर नाम दे दिया, इस वाले सदिश को हमने बी वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। इसे ए वेक्टर नाम दिया, इसे बी वेक्टर नाम दिया। अब जब दो सदिश क्या होंगे, जब दो सदिश आपके लंबवत होंगे, जब दो सदिश आपके लंबवत होंगे, तो इस टाइप से जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये सबको पता होगा, जब दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं अर्थात कोण 90 डिग्री का होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाता है। इसे ए वेक्टर मान लो, इसे बी वेक्टर मान लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जब क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ से वैल्यू रख लो, ए वेक्टर की क्या है, देखो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, देख लो। और यहाँ पे बी वेक्टर की क्या है, ये वाली i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप इक्वल टू 0, देख लो सारी वैल्यू रख दिया, ए वेक्टर की है, बी वेक्टर की वे, ठीक है। आप बस सॉल्व करो, आंसर लो, ठीक है, सॉल्व करो, आंसर लो। देखो i का i से गुणा होगा 1 होगा, i का अगर i से गुणा होगा तो 1, j का j से गुणा होगा तो 1, k का k से गुणा होगा 1। तो आपको ये छोड़ देना, सिंपल इसका करो 2, और इसके गुणांक में जब कुछ नहीं लगा तो 1, तो 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 लिखो, ठीक है। मतलब जो इसके i कैप के और j कैप के जो गुणांक में होगा उसका गुणा कर दो। देखो 2 का गुणा i वाले से होगा, i पे कुछ लगा नहीं तो 1 होगा, तो 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे देखो प्लस लगा है, प्लस लगा लो, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा लो, ठीक है, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, माइनस होगा। आप देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 4, तो जब प्लस का 1 का माइनस का 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4, ठीक है, ये चीज़ हुआ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो प्लस का 1, यहाँ पे माइनस 4, तो प्लस का 1 का माइनस 4 से गुणा -4। फिर यहाँ पे प्लस और कुछ नहीं लगा तो प्लस का 1, और यहाँ पे लैम्डा, तो प्लस का लैम्डा, प्लस का 1 का गुणा प्लस का लैम्डा से लैम्डा और इक्वल टू 0। देख लो, जिसको समझ में ना आया और समझ लो, यहाँ पे सिंपल ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हुआ। अब इन दोनों का गुणा होगा, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये जो i का गुणांक है और इस वाले i का गुणांक इसका इससे गुणा होगा, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इस 1 का -4 से तो -4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इस 1 का इस लैम्डा से लैम्डा, तो 2 - 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 2 को 4 से घटाओगे -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू प्लस का 2, तो बस ये आया लैम्डा का मान, और टिक कर दो दूसरा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। देख सकते हो एकदम मस्त क्वेश्चन था, आसानी से ये भी सॉल्व, ठीक है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार की r टेंडिंग टू r, सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन f एकैकी आच्छादक फलन है, दूसरा ऑप्शन f बहुएकैकी आच्छादक फलन है, तीसरा ऑप्शन f एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं, f ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे f ऑफ x इक्वल टू 3x दिया है, तो देखो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि एकैकी फलन है या आच्छादक है, क्या है ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो एकैकी होने के लिए, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 3x है, तो एकैकी फलन होने के लिए क्या होना चाहिए जरूरी, f ऑफ x1 इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ x2 के,
ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है तो इसे एकाएकी होने के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। तो यहाँ पर से एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ x की जगह 3x है, x1 है तो क्या हो जाएगा 3x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो यहाँ पे 3x2 हो जाएगा। 3 से 3 गया, x1 बराबर x2, और जब x1 बराबर x2 आएगा तो अतः ये एकाएकी फलन है। अतः एफ ऑफ x क्या है, एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। ठीक है, एकाएकी फलन है। ये तो एकाएकी तो इस टाइप से सिद्ध हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 तो 3x1 इक्वल टू 3x2, x1 बराबर x2 आया, अतः एफ ऑफ x एकाएकी फलन। अब आच्छादक भी चेक कर लो, आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक चेक करने के लिए ये जो 3x है, ये जो 3x है इसे मान लेते हैं y के इक्वल, माना y इक्वल टू 3x। ठीक है, माना y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x मान लिया। अब जब y इक्वल टू 3x आया, अगर यहाँ पर से x की वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन 3, क्योंकि ये 3 गुणे में नीचे आ जाएगा भाग में, तो x इक्वल टू हो जाएगा y बाई 3। अब जो ये x इक्वल टू y अपॉन 3 आया, अब जो x इक्वल टू y अपॉन 3 आया, तो ये जो y अपॉन 3 अगर यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू रखते हो, अगर देखो आपको क्या करना था, आपको रियल नंबर रखनी है। अगर आप कोई भी रियल नंबर रखते हो तो y का मान जो आएगा धनात्मक आएगा, अतः यह आच्छादक फलन भी होगा। ठीक है, ठीक है, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान उपलब्ध है, या धनात्मक मान उपलब्ध है या ऋणात्मक मान उपलब्ध, मतलब y का आप कोई भी रियल नंबर रखो, 1 2 3 4 कोई भी रखो तो आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो y के प्रत्येक मान के लिए आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, अतः f ऑफ x एक आच्छादक फलन भी होगा, एक आच्छादक फलन भी होगा। ठीक है, आच्छादक भी होगा, तो एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला, कि f एक एकाएकी आच्छादक फलन है। ठीक है, f एक एकाएकी आच्छादक फलन, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। तो 8 नंबर तक क्वेश्चन हो गए, तो इनको नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जितने क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो इसे। आप देखो भैया, जो अगले क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद देख सकते हो, एकदम आसान से क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करना, जिसको आ जाए इसका आंसर भी कमेंट करते जाना। देख सकते हो प्रश्न संख्या 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी इक्वल टू 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13, तो पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करो। देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसी टाइप से एक क्वेश्चन ये देख सकते हो, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। एक चीज़ जान लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका मुख्य मान वाला एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है आपका, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये आपका मुख्य मान वाला, तो मुख्य मान निकालना भी आपको सीख लेना है। ठीक है, आप देखो जैसे ये आपको वैल्यू दी गई, पी ए अपॉन बी निकालना है, एकदम आसान सा यार, पी ए अपॉन बी निकालना है। तो देखो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, देखो जैसे पी ए अपॉन बी है तो उसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में अगर बी है तो बट्टे में आपको बी रख देना है। और यही कहीं आपसे क्या पूछता, पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए पूछ लेता, जैसे पी ए अपॉन बी पूछा, अगर बी अपॉन ए पूछ लेता तो क्या होता, पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में ए आ जाता पी ए। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर पी ए अपॉन बी पूछे तो नीचे पी बी आएगा, और बी अपॉन ए पूछे तो नीचे पी ए आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज नहीं होना, समझते रहना। ठीक है, आप देखो सॉल्व करो, पी ए अपॉन बी इक्वल टू, केवल वैल्यू उठा के रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/13, बट्टे में पी बी की वैल्यू कहाँ है भैया, 9/13, रख दो 9/13। आप देखो ऊपर भी 13 बट्टे में, नीचे भी 13 बट्टे में, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/9, और यही सिंपल सा आंसर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, तो आसानी से ये क्वेश्चन भी लग गया। अगला क्वेश्चन देखो, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसे किसी के इक्वल मान लो, लिख देते माना कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू ए, इसे ए के इक्वल मान लिया। ठीक है, कॉट इनवर्स -1/√3 को ए के इक्वल मान लिया। अब जब इसे ए के इक्वल मान लिया, अगर इस कॉट इनवर्स को हम उधर भेज दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/√3, ये कॉट इनवर्स इसे उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कॉट,
ये जो इन्वर्स है इधर -1 है, उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, +1 इसकी पावर में हो जाएगा, अर्थात केवल कॉट लिख सकते हो। और ये ए है तो ए, देख लो ध्यान से क्या किया है, सिंपल ये कॉट इन्वर्स था, इसे उधर भेजा तो -1/√3, उसी तरह से कॉट ए। अब बात करें अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो कॉट ए इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अब कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो आपको इतना तो पता है सिंपल कि -1/√3, -1/√3 कॉट कितने का मान होता है बताओ, ये होता है आपका कॉट कितने, कॉट 60 डिग्री का, ठीक है, कॉट आपका 60 डिग्री का मान होता है ये। तो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, कॉट ए इक्वल टू -कॉट π/3 लिख सकते हो। ऐसा क्यों हमने कर दिया, आपसे कहा कॉट π/3 या कॉट 60 का मान क्या होता है आपका 1/√3, ठीक है। तो जहाँ पे माइनस को उसी तरह रखो, 1/√3 की जगह आप लिख सकते हो कॉट π/3, ठीक है, क्योंकि पाई को होता है 180 मान, तो 3 से भाग दोगे तो वही 60 डिग्री आएगा, कॉट 60, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ से देखो -कॉट π/3 आया, तो एक चीज़ आपको पता होगा, जो दूसरा चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश, उसमें साइन और कासेक का मान धनात्मक होता है, साइन 180 - थीटा, जैसे 180 - थीटा जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने, 180 - थीटा पे साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, तो ये कॉट भी वहाँ पे ऋणात्मक होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉट इक्वल टू कॉट π π/3। ऐसा क्यों कर दिया हमने, देख सकते हो, ये पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो 180 - थीटा, कॉट 180 - थीटा बराबर होगा -कॉट थीटा, अर्थात माइनस का कॉट π/3। तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि देखो आप इसको, ये जो कॉट पाई -π/3 लिखा है ना, इस पाई को समझो 180 और इस π/3 को क्या समझोगे, थीटा, तो कॉट 180 - थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा, और थीटा की जगह π/3, ठीक है। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। आप सॉल्व कर लो, कॉट ए इक्वल टू कॉट उसी प्रकार से रहेगा। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर से एलसीएम ले लोगे तो 3π - π अर्थात 2π/3, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। पाई -π/3 करोगे तो 2π/3 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉट कैंसिल, ए इक्वल टू 2π/3। और ये ए आपने किसको माना था, इसको, कॉट इनवर्स -1/√3 को, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू 2π/3, यही इसका मुख्य मान है। देख सकते हो आपने आसानी से निकाल लिया, ठीक है, यही इसका मुख्य मान है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है मुख्य मान निकालने वाला, तो आपको इसको भी आसानी से समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी नोट कर लो आप। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो क्वेश्चन भी मस्त है, उन क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करना है, तो इनको नोट कर लो। आप देखो भैया, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सदिशों i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिंपल, आपको 2 सदिश दिए गए, पहला सदिश ये, दूसरा सदिश ये, तो आपको जो दिया गया हो पहले उसे नोट कर लो। मान लो इसे हम एक वेक्टर के इक्वल मान ले, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप को, ठीक है। ये 2 सदिश है, इसे ए वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं, और इस वाले को बी वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर के इक्वल, और ये है क्या, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इसे ए वेक्टर के इक्वल मान लिया, इसे बी वेक्टर के इक्वल मान लिया। आपसे कह रहा है बीच का कोण ज्ञात करो, तो देखो कोण कैसे ज्ञात कर सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा की आप वैल्यू निकाल लो तो वो आ जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से आप थीटा का मान निकाल लोगे तो यही कोण हो जाएगा, क्योंकि कोण निकालना है तो थीटा एक कोण ही तो है। देखो सिंपल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये जो आपका इधर है ये चला जाएगा भाग में यहाँ पे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। अब बात आती है, ए वेक्टर तो हमारे पास है, बी वेक्टर भी हमारे पास है, लेकिन मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर नहीं है, तो मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से।
से सबसे पहले मॉड ए वेक्टर निकालते हैं। तो मॉड ए वेक्टर कैसे निकलेगा, आपको जो इसके गुणांक है, जैसे आई के पास कोई गुणांक नहीं लगा, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो आपको यहाँ पे अंडर रूट में इनको लिख के इनका स्क्वायर कर देना। देखो कैसे आपको समझाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। देखो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस लगाओ यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर, प्लस लगाओ यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो पहले इसे सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 और 1 मिला के हो जाएगा 14। देख सकते हो ये आ गया आपका मॉड ए वेक्टर। कैसे निकला, सिंपल, जो इसके गुणांक है आपको पहले अंडर रूट लगाना है, फिर उस पर जैसे इसका गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस लगाओ, फिर -2 है इसका गुणांक तो -2 का स्क्वायर प्लस लगाओ, 3 का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, अंडर रूट 14। अब इसी प्रकार से मॉड बी वेक्टर निकालो। मॉड बी वेक्टर ये कैसे आएगा, इसमें भी अंडर रूट लगाओ, जो इसके गुणांक है उनका स्क्वायर करो और जोड़ दो। देखो 3 का स्क्वायर करो पहले, फिर प्लस लगाओ, यहाँ पे -2 तो -2 का स्क्वायर करो, फिर प्लस लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, जोड़ दो। तो यहाँ पे भी आपका जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, आपका आ जाएगा 9 4 13 और 1 मिला के 14, ठीक है। तो मॉड ए वेक्टर भी आया 14 और मॉड बी वेक्टर भी आया 14। आप क्या करते हैं, आपको इसी में रख देना और आंसर निकाल लेना है। देखो रखते हैं यहाँ पे और मान निकालते हैं। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर की वैल्यू ये थी कि आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और इनटू में बी वेक्टर की वैल्यू ये 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू अंडर रूट 14, ठीक है, और इंटू में ये भी इतनी ही है। देख सकते हो कुछ नहीं किया, केवल सारी वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है, सारी वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे आपको, देखो सिंपल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आई वाले का गुणा आई वाले से करना है, जे वाले का जे से, के वाले का के से। जैसे इसके पहला वाला जो क्वेश्चन एक आया था ना सदिश वाला, उस पर बताया था। इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा, तो इस 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 का गुणा इस 3 से हुआ तो 3 आया, फिर -2 का गुणा -2 से तो प्लस का 4, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 का गुणा 1 से तो प्लस का 3, और नीचे अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14। अब जब 2 बार अंडर रूट होते तो अंडर रूट आपके हट जाते हैं और केवल बचेगा 14, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो। यहाँ पे आपका 1 था तो 1 का गुणा 3 से हुआ 3, फिर यहाँ पे -2 का गुणा -2 से 4, और फिर यहाँ पे 3 का गुणा 1 से 3, और नीचे जो था अंडर रूट लगा है, 2 बार अंडर रूट है तो आपका एक बार केवल ये लिख देना 14, ठीक है। आप इसे जोड़ो, 3 4 7 3 10, तो 10 बटे में 14 और काट दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो यहाँ से आ जाएगा 5/7, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉस थीटा आया, देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/7, और यहाँ से कोण निकालना है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स 5/7, यही आपका कोण हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था कोण बताओ इन दोनों सदिशों के बीच में, तो आपने कोण बता दिया है एकदम आसानी से, देख सकते हो। 2 सदिश दिए थे, कोण का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल मॉड ए वेक्टर निकालो, मॉड बी वेक्टर निकालो, सारी वैल्यू रखो, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 5/7, और यहाँ से फिर थीटा का मान निकालो, कॉस इनवर्स 5/7, यही हो जाएगा बीच का कोण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अवकल समीकरण xy d2y/dx² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात बताइए। तो इस वाले की कोटि एवं घात आप बता सकते हो आसानी से, अभी आपको बताया था। सबसे पहले जो डेरिवेटिव ज़्यादा वाला उसे ढूंढो। देखो यहाँ पे 1 है, मतलब इसकी d की पावर में कितना है, 1 है, यहाँ पे भी d की पावर में 1 है, लेकिन यहाँ पे d की पावर में 2, तो ज़्यादा पावर वाला कौन मिला, 2, तो जो ज़्यादा पावर वाला होगा वो उसकी कोटि हो जाएगी। कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 लगा है तो 2 हो जाएगी। और घात की बात करें, आपसे कहा था जो ज़्यादा पावर वाला डेरिवेटिव मिले उसी की घात आपको देखनी है, तो इस वाले की घात देखनी कितनी हो जाएगी, 1, तो इसकी घात 1। इसकी ना देख लेना, नहीं गलत कर दोगे, ठीक है, इसकी देखोगे तो गलत कर दोगे। इसकी पावर डी पे कुछ नहीं लगा तो 1 है, यहाँ पे डी पे कुछ नहीं लगा तो 1 है, लेकिन यहाँ पे डी पे 2 लगा है, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो कोटि हो जाएगी और घात इसी की पावर में जो हो, ठीक है। तो कोटि 2 घात 1, एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन कोटि और घात वाले आते बहुत हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी नोट कर लो, 12 नंबर तक हो गए।
आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है इसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x और क्वेश्चन पे लिखा है 2 और 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल टू 0 5 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आप व्यू का है, इसमें आपको x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे सिंपल, ये आपको दी गई है वैल्यू, तो इससे पहले नोट कर लो। x है, यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है, प्लस y है बाहर, और यहाँ पे -1 और 1 लिखा हुआ है, इधर है 0 और 5। इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो आपको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस x को देख रहे हो, तो इस x का गुणा कहाँ कहाँ पे होगा, दोनों पे, और इस y का गुणा भी दोनों पे, मतलब जो बाहर हो तो इस वाले का गुणा दोनों अवयवों पे किया जाता है। ठीक है, अब इस x का गुणा पहले 2 पे करो तो 2x, और फिर इस x का गुणा 3 पे करो तो 3x, फिर प्लस y का गुणा -1 से करो -y, फिर इस y का गुणा +1 से करो y, फिर इधर हो जाएगा 0 और 5। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया सिंपल। यहाँ पे x का गुणा 2 से हुआ 2x हुआ, x का गुणा 3 से हुआ 3x हुआ, फिर इस y का गुणा -1 से -y, और इस y का गुणा 1 से y। आप क्या करते हैं, आप देखो बीच में प्लस लगा है तो इसे जोड़ देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे प्लस और माइनस मिला के हो जाएगा माइनस, तो 2x - y, और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे प्लस लगा और यहाँ पे y है, तो 3x + y, और इधर क्या बच जाएगा, 0 5। ठीक है, देख सकते हो एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे 2x माइनस है तो 2x - y, 3x है और प्लस है तो 3x + y, और इधर बचा 0 5। अब आपको x और y के मान निकालने हैं, तो तुलना कर लो। यहाँ देख सकते हो 2x - y है, यहाँ पे 0, अर्थात 2x - y बराबर 0, 2x - y बराबर 0। देख लो ध्यान से, ऊपर 2x - y बराबर का चिन्ह लगा, उधर 0, तो 2x - y बराबर 0। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 2x। ठीक है, फिर इसके बाद देखोगे तो 3x + y, यहाँ पे 5, तो 3x + y बराबर 5। 3x + y बराबर क्या हो जाएगा, 5। पहले देखा 2x - y बराबर 0, तो y बराबर 2x, यहाँ से 3x + y बराबर 5। आप क्या करो, ये जो y बराबर 2x इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो 3x + y की वैल्यू 2x रखोगे तो बराबर 5 आ जाएगा, तो 5x बराबर 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालो 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। आप जब x की वैल्यू 1 आई तो यहाँ पे रख दो, तो y = है 2x, y = क्या है, 2x है, तो यहाँ पे अगर रख देते तो y = x की जगह 1 रखो, तो 2 × 1, तो y बराबर 2, तो x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू आई 2। यही हो जाएगा आंसर। आपको सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी थी, आसानी से निकाल लिया। सिंपल, कुछ नहीं करना था, पहले इसका गुणा किया, फिर जोड़ा, और जो समीकरण बने उनसे x और y का मान निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था। अब है अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि a = 1, 2 तथा b = 3, 4 है तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संबंध आपको निकालने की, इसमें कितने संबंध होंगे। ठीक है, तो एकदम आसान, इसका भी देखो सिंपल। a = आपको दिया पहले 1, 2, तो सबसे पहले ये ज्ञात करो कि इस a पे कितने अवयव हैं। तो इस a पे जो अवयव है, नंबर ऑफ a, वो कितने हैं आपके पास, 2। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 मिला के 2 अवयव हैं। फिर b दिया है 3, 4, b दिया है 3, 4, तो इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ बी, अर्थात बी में कितने अवयव हैं, तो 1 और 1 मिला के 2, तो 2 अवयव इसमें भी हैं, तो 2 अवयव इस पे, 2 अवयव इस पे, अर्थात n। यहाँ से अगर हम पूरे अवयव की बात करें तो n a क्रॉस b निकालें तो वो हो जाएगा 2 × 2 अर्थात 4। ध्यान से देख लो, सिंपल। ए पे देखे पहले कितने अवयव, 2, बी पे देखे 2। अब आपको ए और बी में संबंधों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ए और बी पे कुल अवयव याद करो, तो n a क्रॉस b हो जाएगा, तो यहाँ से 2 × 2 अर्थात 4। अब आपको ए और बी में संबंधों की संख्या निकालनी, लिखते ए और बी में संबंधों की संख्या, संबंध। ठीक है, संबंधों की संख्या निकालनी, तो वो होता है 2 की पावर ये n a क्रॉस b। ठीक है, 2 की पावर n a क्रॉस b, मतलब 2 की पावर में जो n a क्रॉस b आया उसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो उसी प्रकार से रहेगा, n a क्रॉस b की वैल्यू 4, तो 4 रख दो, तो 2 की पावर 4 अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो इसमें संबंध की संख्या हो जाएगी 16, यही हो जाएगा आंसर। इसी टाइप से किसी भी क्वेश्चन पे आपसे संबंधों की संख्या पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। सिंपल, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। सबसे पहले नंबर ऑफ a निकालो 2, नंबर ऑफ b निकालो 2। आप नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालोगे तो 2
इंटू 2 4 आ जाएगा। फिर ए और बी में संबंधों की संख्या पूछ रहा था, तो 2 की पावर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर से आई है कितनी, 4। एन ए क्रॉस बी की वैल्यू आई 4, तो 2 की पावर 4 यहाँ से आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 3 r पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, आपको f ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 3 दिया गया एक फंक्शन या फलन, जिसे आपको r पर एक वर्धमान फलन सिद्ध करना है। तो सिंपल f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया, x माइनस 3। देखो वर्धमान या ह्रासमान फलन सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले इसका अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर से लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 3, मतलब अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा f डैश x इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का अवकलन कितना हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ था 7x माइनस 3 था, यहाँ पे देख लो भैया 7x माइनस 3 था। ठीक है, तो 7x का अवकलन करना है, देख लो 7x माइनस 3 था, तो 7x का अवकलन करना है, 7 हो जाएगा बाहर, तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 3 का अवकलन करोगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 7 है, x का अवकलन करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 उसी तरह से रहेगा, देखो 7 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया था 7 आया, x का अवकलन 1, तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 7 आई। तो आपको वर्धमान बताना है, तो सिंपल किस पर बताना है, r पर। तो जब x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो 7 की वैल्यू है ये क्या है, सदैव 0 से बड़ी है। ठीक है, ये जो आपका x बिलोंग्स टू r पर ही दिखाना है ना, तो जब x बिलोंग्स टू r के लिए 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो क्या होती है, वर्धमान फलन। ठीक है, फलन कैसा होगा, वर्धमान। अगर 0 से कम आ जाती तो ह्रासमान फलन हो जाता है। तो यहाँ पे आता है f ऑफ x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान है। ठीक है, बस ये सिंपल सा सिद्ध करना था आपको, सिंपल। ठीक है, जब 0 से ज़्यादा है या पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्धमान फलन। ठीक है, सिंपल इसका अवकलन करके इतना लिया होगे, फिर बता देना x बिलोंग्स टू r के लिए 0 से ज़्यादा वैल्यू आता है f ऑफ x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान फलन है। ठीक है, तो ये थे 15 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनसे आपको बहुत ज़्यादा अंदाजा लगा होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मैथ की, उससे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।